नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में इस बात पर अधिक जोर दिया जाएगा जिन राज्यों में कोविड की वैक्सीनेशन में कमी आई है और जो सेकेंड डोज की लेकर जो कमी बताई जा रही है उन पर भी उन्हें मुहैया कराने के लेकर भी बात जरूर ध्यान में दी जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर बुधवार को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें कम टीकाकरण करने वाले 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों सहित उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक बैठक में पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक की कम कवरेज वाले जिले शामिल होंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया है। नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनका यह दावा है कि फडणवीस की पत्नी के साथ नजर आ रहा शख्स कथित ड्रग पेडलर है। नवाब मलिक के आरोप पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने उनकी पत्नी की जो फोटो शेयर की है वो 4 साल पुरानी है और उसी शख्स के साथ उनकी भी एक फोटो है, लेकिन नवाब मलिक ने जानबूझकर उनकी पत्नी की फोटो का इस्तेमाल किया है। वही देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ गहरे संबंध है और वह इसका सबूत दिवाली के बाद देंगे। क्रूज ड्रग्स मामले पर अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आमने सामने हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की एक फोटो शेयर की, जिसमें मलिक ने दावा किया कि फोटो में देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रहा शख्स, जिसका नाम जयदीप राणा है, जो ड्रग्स तस्कर है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच दिल्ली की सीमाओं को खोला जा रहा है। आपको बता दें कि कई महीनों से ठप चल रहे आवागमन को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। इन सब के बीच किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सख्त चेतावनी देते हुए सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 नवंबर तक अगर सरकार किसान को वापस लेती है तो ठीक है, वरना 27 नवंबर को लगातार किसान गांव से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली को घेराबंदी करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा चाहता है कि मामले का समाधान निकले, लेकिन केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि यूपी की सियासत में अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव है और उन्होंने अपने लेटेस्ट बयान में सरदार पटेल की मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना भी की, जिसके बाद योगी सरकार ने उन पर हमला भी बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अगला यानी 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल शुरुआती महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मीडिया कंसल्टेंट आशीष यादव ने ट्वीट किया कि अखिलेश के विधानसभा चुनाव लड़ने या न लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी लेगी। तो वहीं दूसरी ओर यूपी का सियासी पारा अखिलेश यादव ने हाई कर रखा है। दरअसल अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना की और जिन्ना को एक फ्रीडम फाइटर बताया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर जमकर हमला किया और देश से माफी मांगने की बात की। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सक्रिय हैं।
आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आधी आबादी को लुभाने की कोशिश में है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा, आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी वर्कर्स को 10,000 रुपए हर महीने सैलरी के साथ साथ बुजुर्ग महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि यूपी की महिलाएं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कितना भरोसा करती हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आधी आबादी को लुभाने की कोशिश में हैं, जिसके चलते उन्होंने महिला घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन, सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को हर महीने 10,000 रुपए वेतन देने का ऐलान किया। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाएं कितना ज्यादा भरोसा करती हैं। हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री मौजूद रहे, जबकि जिलों से जिला उपायुक्त समेत तमाम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार की 7 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। सीएम ने कहा कि इन 7 साल में किसान, कर्मचारी, व्यापारी समेत हर वर्ग के लिए तमाम बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब तहसीलदार और सब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और सीटीएम भी रजिस्ट्रियां कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 1 नवंबर यानी आज से जिन कैदियों की सजा 6 महीने की बाकी है, उस सजा को माफ किया जाता है और ऐसे कैदियों की संख्या 250 के करीब है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसमें जो जघन्य अपराध के कैदी हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है और पंचायतों के लिए अधिकारियों को संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर भी जमकर बरसे हैं। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची के काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, जबकि पूर्व की सरकारों में नौकरियां क्षेत्रवाद के आधार पर और सेटिंग से मिलती थी। खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों की काफी फसल प्रभावित हुई है और इसी को लेकर सोनीपत के किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को क्षेत्र में आने का आकर जायजा लेने का न्योता दिया था और मुख्यमंत्री ने किसानों का न्योता स्वीकार कर 6 नवंबर को सोनीपत आने का वादा किया है और वहीं सोनीपत के किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि 3 दिन के भीतर गिरदावरी सौंपने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ जल्द से जल्द खेतों में पानी निकले, इसको लेकर भी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे क्षेत्र में बिजली रहे ताकि किसानों के खेतों से पानी की निकासी समय पर हो सके। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कल सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर लाभ भवन के आसपास कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ईवीएम मशीनों को लाभ भवन के स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा 3 लेयर तक की फोर्स लगाई गई है। अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। सिरसा के उपायुक्त अनीश यादव ने मतगणना खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हुड़दंगबाजी नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं और अब मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया 2 नवंबर यानी कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मंडी संसदीय क्षेत्र, जुबलकोट खाई, अर्की और फतेहपुर में मतों के मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान हुए। अब मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र,
फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के मतों की गणना संबंधित केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच खत्म की जाएगी। आपको बता दें कि मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना के लिए 11 मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जबकि फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीनों सामान्य पर्यवेक्षकों को ही मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। आम जनता पर महंगाई की मार जारी है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई लगाम नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे करके इजाफा हो रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में अब पेट्रोल 109 रुपए पार कर चुका है, तो वहीं डीजल 58 रुपए पार कर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। आपको बता दें, कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर में अब 266 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि अब दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2000.50 रुपए का मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की मार जारी है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम नहीं है। हर दिन ईंधन तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तेल के दाम हर रोज नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपए के पार है। इसके अलावा लोगों पर एक और महंगाई की मार पड़ी है। अब कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में 266 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और शिमला के इस समय हम लोग मौजूद हैं राम बाजार में, और ये सबसे व्यस्ततम रहने वाला लोअर बाजार है और इसके साथ ही राम बाजार का इलाका है। आपको बताएं कि जिस तरह से त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों के सीजन के चलते बाजारों में बेहद भीड़ भाड़ जो है वो देखी जा रही है। आप तस्वीरें जरा मेरे पीछे देखें, विचलित करने वाली ये तस्वीरें जरूर नजर आती हैं, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भीड़ जो है वो इस बार बाजारों में दिख रही है। हालांकि इसके पीछे सीधी वजह ये भी बताई जा रही है कि लंबे अरसे के बाद अब कोरोना का संकट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, और ऐसे में बाजारों में रौनक जो है वो लौट आई थी। लेकिन कारोबारियों की चिंता इस बात को लेकर भी जरूर है कि पूरी तरह से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण एक बार फिर फैल ना जाए, खतरा एक बार फिर फैल ना जाए, इसको लेकर अब जनता को राम भरोसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। दीपावली का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर बाजार सज चुके हैं, लोगों ने बाज़ारों में आना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा उन्हें सता रहा है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि लोग अभी बाज़ारों में पूर्णतः नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमाइयाँ नहीं हो रही है। उनका कहना है कि अगर लोग जब बाज़ारों में नहीं आएंगे तो उनके लिए त्यौहार ही बनकर रह जाएगा, यानी कि अच्छी कमाई नहीं होगी। वहीं लोगों का भी यही कहना है कि अभी कोरोना का खतरा है, इसलिए वो घरों में ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पिरथला के गांव प्याला में पहुंचे और यहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम में जो है शिरकत की। इस मौके पर तमाम जो नाथ संप्रदाय के दिग्गज थे वो यहां पर मौजूद रहे। सांसद बालकनाथ हैं जो वो भी यहां पर उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर जो जिन्नावादी लोग हैं उनको चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका ठीक तरह से इलाज किया जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो जिन्नावादी सोच के हैं। प्रदूषण को देखते हुए NCR के 14 जिलों के इलाकों में दीपावली पर पटाखों को लेकर पूरी तरह से बैन रहने की बात कही गई है। लेकिन रोहतक जिला प्रशासन ने पटाखे जलाने को लेकर कुछ छूट देने के संकेत भी दिए हैं। रोहतक जिले के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि अगर हवा में वायु की गुणवत्ता सही रही और पटाखे जलाने को लेकर कुछ छूट भी दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर पटाखे न जलाए तो वातावरण शुद्ध रहेगा और हवा की शुद्धता के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी शुद्ध रह सकता है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे जलाएं। अगर छूट मिलती भी है तो एक निश्चित जगह स्थान पटाखे बजाने के लिए तय किया जाएगा। वहीं उन्होंने पराली जलाने को लेकर भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी तक जिले में कोई भी पराली जलाने का केस नहीं है। अगर पराली कोई जलाता भी है तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और सैटेलाइट से भी इसकी नजर रखी जा रही है। चरखी दादरी में DAP खाद को लेकर समस्या बनी हुई है। किसान खाद लेने के लिए
अल सुबह चरखी दादरी में पहुंच रहे हैं और शाम तक अपनी खाद के लिए बारी का इंतजार करते हैं और शाम तक जैसे तैसे करके खाद मिल पाता है। वहीं सरसों की बिजाई का टाइम अब निकला जा रहा है। किसानों के सामने खासी परेशानियां बनी हुई हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाद सभी किसानों को दिया जाएगा और खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी दादरी के सदर थाने में खाद के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। एक लाइन में 300 से 400 तक आदमी खड़े होते हैं और सरसों बिजाई का टाइम बीता जा रहा है। इसी को लेकर किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ दिनों में गेहूं का बिजाई का भी सीजन आने वाला है और किसान उसके लिए भी खाद के लिए लगातार लाइनों में लगे हुए हैं और खाद की समस्या को लेकर किसान पिछले 15 दिन से परेशान दिखाई दे रहे हैं और खाद किसानों को दादरी के सदर थाने व अन्य जगह पर दिया जा रहा है, जहां पर लंबी लाइनें लगती हैं। त्योहारों के दिनों में मुंह का स्वाद आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। मिलावटी और गंदगी में बनने वाली मिठाइयां आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने पहल करते हुए ऐसी कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है और रसगुल्ले बनाने की एक फैक्ट्री पर छापे मारकर रसगुल्लों को नष्ट किया है। ऐसे रसगुल्ले जो आपको देखने में रस भरे स्वादिष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य मानकों पर खरे न उतरते देख ऐसे गंदगी में बनने वाले रसगुल्लों की एक बड़ी खेप को नष्ट किया है। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी जारी है ताकि आप त्योहार अच्छे से मना सकें और मिलावटी गंदगी भरी मिठाइयां आपकी सेहत को ना बिगाड़ें। महम में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और आज महम के गोहाना रोड पर एक फैक्ट्री में भारी मात्रा में हजारों की संख्या में टायर मिले हैं और इन टायरों में डेंगू का लार्वा मिला है। टायरों में बरसाती पानी जमा था और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां निरीक्षण किया और पाया कि काफ़ी संख्या में यहां डेंगू और मलेरिया का प्यूपा और लार्वा बना हुआ है और जिस वजह से काफ़ी संख्या में लोगों के बीमार होने का अंदेशा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एजेंसी मालिक को नोटिस थमा दिया है और साथ ही लोगों से घरों में कूलर और अन्य जो पानी रखने के संसाधन हैं उनकी लगातार साफ सफाई की अपील की है। फरीदाबाद में आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। आए दिन जहां लोग चोटिल हो रहे हैं, वहीं अब मौत के घाट भी उतर रहे हैं और इसी का ताज़ा उदाहरण फरीदाबाद के गांव खेड़ी का देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग महिला आवारा पशु का शिकार बन गई। उक्त बुजुर्ग महिला को आवारा पशु ने जिस तरह हवा में उछाला, गंभीर रूप से महिला घायल हो गई और जब स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया तो कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन की पोल खोलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोई इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आवारा पशुओं के आतंक के कारण लोग काफी परेशान हैं। आए दिन वाहन चालक जहां दुर्घटना का शिकार होते हैं, वहीं लोग काल के ग्रास में भी समा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम शिकायतों के बाद भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा उक्त बुजुर्ग महिला को भुगतना पड़ा। और अब स्थानीय लोगों में इस कदर रोष व्याप्त है कि वे आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने की पुरजोर मांग प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं।